कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ रुक जाता है। दिल में दर्द, आंखों में नमी और मन में बस एक ही सवाल, मैं इससे बाहर कैसे आऊं। हम चाहते हैं कि जो हमें तोड़ गया वो हमें वापस जोड़ दे, लेकिन सच ये है कि हीलिंग बाहर से नहीं आती, वो हमारे भीतर से शुरू होती है। और फॉरगिविंग व्हाट यू कांट फॉरगेट हमें उसी जर्नी पर ले जाती है। इस किताब की लेखिका लाइसा टरकर्स्ट खुद एक ऐसे दौर से गुजरी हैं जहां बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक और इमोशनल पेन ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। उन्होंने अपनों से धोखा खाया, भरोसे को टूटते देखा और ऐसा खालीपन महसूस किया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन उसी अंधेरे में बैठकर उन्होंने माफी का एक ऐसा रास्ता खोजा जो सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी आजाद करता है। यह किताब कोई आदर्शवादी उपदेश नहीं देती, बल्कि एक इंसान की पर्सनल, रॉ और स्पिरिचुअल हीलिंग की कहानी है। लाइसा हमें दिखाती हैं कि फॉरगिवनेस कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा साहस है। ये उन जख्मों पर मरहम लगाता है जो सालों से रिश्ते रहे, और उस बिटरनेस को डिसॉल्व करता है जो हमें अंदर ही अंदर खा रही थी। आज की तेज, टूटी और रिएक्शन से भरी दुनिया में फॉरगिवनेस को लोग एक बोझ समझते हैं, लेकिन इस किताब के जरिए आप जानेंगे कि माफ करना किसी को फ्री करना नहीं है, ये खुद को कैद से रिहा करने जैसा है। 2020 में प्रकाशित हुई ये किताब दुनिया भर के लाखों लोगों के दिल को छू चुकी है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिल टूटने के बाद भी मुस्कुराना चाहते हैं, जो गुजरे कल से बाहर आकर आज को अपनाना चाहते हैं। लाइसा हमें यह भी सिखाती हैं कि माफी का मतलब ये नहीं कि हम उस दर्द को भूल जाएं, बल्कि यह है कि हम उस दर्द को पकड़कर बैठे ना रहें। यह किताब एक जेंटल रिमाइंडर है कि हीलिंग एक प्रोसेस है और माफी उस प्रोसेस का सबसे शक्तिशाली पड़ाव है। अगर आपके दिल में भी कोई अधूरी बात, कोई रुका हुआ दर्द या कोई ऐसा नाम है जिससे जुड़े जख्म अब तक ताजा हैं, तो यह किताब आपके लिए है। एक सफर जो आंसुओं से शुरू होता है और शांति पर खत्म। और हां, आगे बढ़ने से पहले बुक लिफ्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? यहां हम ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की समरी लाते रहते हैं। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल केओस एंड ट्रॉमा आफ्टर बिट्रेयल और डीप हर्ट। जब दिल टूटता है, दर्द की शुरुआत और अंदर का तूफान। जब जिंदगी हमें धोखा देती है तो वो दर्द सिर्फ एक घटना नहीं होता, वो एक अनुभव बन जाता है जो हमारी सोच, हमारे रिश्तों और यहां तक कि हमारी आत्मा तक को छू लेता है। दिल टूटना सिर्फ भावनाओं का बिखराव नहीं है, बल्कि वो एक अदृश्य मौत है, उम्मीदों की, विश्वास की और कभी-कभी खुद से रिश्ते की भी। यही से शुरू होती है लाइसा टरकर्स्ट की यात्रा और फॉरगिविंग व्हाट यू कांट फॉरगेट की सबसे पहली पुकार। तुम अकेले नहीं हो। लाइसा उस मुकाम से बात करती हैं जहां से कई लोग लौट नहीं पाते। उनकी जिंदगी एक ऐसी जगह आकर रुक गई थी जहां सब कुछ था, शादी, परिवार, पहचान, लेकिन सब कुछ अचानक खोखला लगने लगा। जब उन्हें पता चला कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उस भरोसे को तोड़ चुका है, तो उनके अंदर एक तूफान उठा। यह तूफान न सिर्फ दिल को तोड़ता है, बल्कि आत्मा के कोनों में बनी हर दीवार को ढहाने लगता है। वो बताती हैं कि इस दर्द का सबसे मुश्किल हिस्सा यह नहीं था कि किसी ने उन्हें धोखा दिया। सबसे मुश्किल हिस्सा था खुद को संभालना जब सब कुछ बिखर गया था। जब उन्होंने किसी को बिना शर्त प्यार किया हो और उसी ने उस प्यार को ठुकरा दिया हो, तब सवाल खुद की तरफ मुड़ने लगते हैं। क्या मैं किसी प्यार के काबिल थी? क्या मैं सच में इतनी नाइव थी? क्या मुझे यह पहले समझ जाना चाहिए था? और फिर जब जवाब नहीं मिलता तो हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। लाइसा ये नहीं कहती कि माफ कर देना आसान है। वो जानती हैं कि जब दिल में जहर भर जाता है तो फॉरगिवनेस एक बहुत दूर की चीज लगती है। लेकिन इस पहले हिस्से में वो हमसे सिर्फ एक बात कहती हैं, रुको और अपने दर्द को सुनो, उसे दबाओ मत, क्योंकि हीलिंग की पहली सीढ़ी एक्सेप्टेंस है। जब तक आप अपने दर्द को गले नहीं लगाते, तब तक आप उससे बाहर नहीं आ सकते। वो उस दौर का जिक्र करती हैं जब हर सुबह उनकी आंखें रोते रोते सूजी हुई होती थीं, जब हर दिन सिर्फ इस बात से शुरू होता था कि आज किसी को अपने दर्द के बारे में कैसे बताना है या फिर किसी को बताना ही नहीं है। उन्होंने उन दिनों को जिया जब विश्वास पर से भरोसा उठ चुका था, जब ईश्वर से भी सवाल था, तूने मुझे क्यों नहीं बचाया?
और जब खुद की आंखों में भी झांकना मुश्किल हो गया था। और इसी टूटन के बीच लाइसा ने एक सच्चाई पाई। हमारी आत्मा कभी इतनी कमजोर नहीं होती जितनी हमें लगता है। अंदर एक नन्ही सी लौ जलती रहती है, वो लौ जो हमें कहती है तुम इससे ज्यादा हो, तुम्हारा जीवन सिर्फ इस दर्द के लिए नहीं बना है, अभी सब कुछ टूटा है लेकिन ये अंत नहीं है। इस हिस्से की सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने दर्द को इनवैलिड नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, धोखा दिया, नजरअंदाज किया, तो वो चोट सच्ची है। और जब तक तुम उस दर्द को फेस नहीं करोगे तब तक फॉरगिवनेस सिर्फ एक शब्द रहेगा, कोई भावना नहीं बन पाएगा। लाइसा मानती हैं कि फॉरगिवनेस की जर्नी वही शुरू कर सकता है जो पहले अपने घावों को महसूस करने की हिम्मत रखता हो। वो हमें बताती हैं कि तुम्हें पहले खुद से सच्चा होना पड़ेगा। और सच्चा होना मतलब ये नहीं कि सबके सामने रो, सच्चा होना मतलब अपने अंदर उस टूटन को पहचानो, उस सिसकती आवाज को सुनो जो कहती है मुझे समझो, मुझे थामो। ये भाग हमें उस जमीन पर लाता है जहां से हीलिंग की पहली किरण फूटती है, जहां आंसू बहते हैं लेकिन उम्मीद भी धीरे धीरे पलकों से उतरकर दिल में जगह बना लेती है। लाइसा हमें यह यकीन दिलाती है कि जो इंसान इस दर्द से गुजरता है वो टूटा हुआ नहीं होता, वो बनने की प्रक्रिया में होता है। और जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हां मैं टूटा हूं लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, तब माफी की असंभव सी दिखने वाली मंजिल की ओर पहला कदम रख दिया जाता है। पार्ट 2, Why forgiveness feels impossible and how bitterness traps us। माफी, एक शब्द जो सुनने में आसान लगता है लेकिन जब जख्म ताजा हो, जब विश्वास अभी भी चुभता हो और जब चोट देने वाला बिल्कुल भी पछताता ना हो, तब माफ करना एक पहाड़ से भी भारी लगता है। इसी पहाड़ के नीचे दबकर लाइसा की जर्नी आगे बढ़ती है। वो कहती हैं, मैं जानती थी कि माफ करना जरूरी है लेकिन मेरा दिल इसके लिए तैयार नहीं था। और यही सच है, हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि माफ करना हमें हल्का कर देगा, लेकिन फिर भी हम उस रास्ते पर नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि दर्द ने हमारे अंदर एक दीवार बना दी होती है, एक ठोस दीवार, गुस्से की, तिरस्कार की और कड़वाहट की। लाइसा उस जंग को खुलकर बयान करती है जो उनके दिल में चल रही थी। वो बताती हैं कि माफ न कर पाने का जहर धीरे धीरे उनकी आत्मा में भरने लगा था। बाहर से वो स्ट्रांग दिख रही थी लेकिन अंदर से बिटरनेस ने उन्हें थका कर रख दिया था। हर रोज जब वो उस इंसान के बारे में सोचती थीं जिसने उनका दिल तोड़ा, तो उनका पूरा दिन उसी दर्द के इर्द गिर्द घूमता था। वो खुद को रिपीट मोड में जी रही थीं, जहां हर बार वही मेमोरी प्ले होती थी, वही आंसू, वही तकलीफ, वही गुस्सा। और यही सबसे बड़ा जाल होता है। जब हम अनफॉरगिवनेस में अटके रह जाते हैं तो हम उस इंसान से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। कड़वाहट एक ऐसा बोझ है जो बाहर से तो नहीं दिखता लेकिन अंदर से धीरे धीरे हमें खोखला कर देता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी को माफ कर दिया तो वो जीत जाएगा, लेकिन लाइसा यहां एक गहरी बात कहती है, माफी किसी और को फ्री नहीं करती, वो मुझे फ्री करती है। ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस आत्मा की पुकार है जिसने खुद को कड़वाहट की कैद से धीरे धीरे आजाद किया। वो ये भी बताती हैं कि फॉरगिवनेस कोई मैजिकल मोमेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन उठे और अचानक आपके दिल से सारा दर्द खत्म हो गया। माफ करना एक लंबी जर्नी है और कभी कभी उस जर्नी में आप बार बार गिरते हैं। कुछ दिन आप सोचते हैं कि आपने माफ कर दिया, लेकिन एक छोटी सी बात, एक पुरानी फोटो, एक मेमोरी फिर से सब जला देती है। और यही वजह है कि लाइसा इस फॉरगिवनेस को अ डेली डिसीजन कहती हैं, एक ऐसा एक्ट जिसे आपको बार बार चुनना पड़ता है, खुद के लिए, अपनी पीस के लिए। और सबसे बड़ी बात, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से उस इंसान पर भरोसा करें, और न ही इसका मतलब ये है कि बाउंड्रीज हटा दी जाएं। माफ करना कोई पास नहीं है, ये बस आपके अंदर का जहर निकालने की प्रक्रिया है, ताकि आप फिर से सांस ले सकें, ताकि आप फिर से क्लैरिटी महसूस कर सकें, ताकि आपके मन में सिर्फ दर्द का शोर ना हो, बल्कि हीलिंग की एक शांत, स्थिर आवाज सुनाई दे। इस हिस्से में लाइसा हमें एक और बड़ा ट्रूथ बताती है कि फॉरगिवनेस सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब आप खुद को पीड़ित की भूमिका से बाहर निकालते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि जो हुआ वो मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं अब उसमें अटका नहीं रहूंगी। उस पल से हीलिंग शुरू होती है,
क्योंकि तब आप कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। तब आप खुद को यह अधिकार देते हैं कि आप उस इंसान के किए हुए एक एक्ट से परिभाषित नहीं होंगे। अनफॉरगिवनेस एक इनविजिबल चेन है जो हमें उस व्यक्ति से बांधे रखती है जिसने हमें तोड़ा था, और फॉरगिवनेस वो चाबी है जो उस चेन को खोलती है धीरे धीरे, दिन ब दिन, आंसू दर आंसू। और यही सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप खुद को दे सकते हैं। लाइसा कहती हैं कि शुरुआत बहुत छोटी होती है। एक छोटी सी प्रार्थना, एक स्वीकार करना कि मैं अभी माफ नहीं कर सकती लेकिन मैं करना चाहती हूं, और बस यही इच्छा आपको उस बंद दरवाजे के पास ले जाती है जहां से लाइट अंदर आनी शुरू होती है। इस हिस्से के अंत में एक गहरी शांति बस जाती है। वो कहती हैं, मैंने माफी का सफर तब शुरू किया जब मैंने खुद को माफी देने की इजाजत दी और अपने भीतर की कड़वाहट से ज्यादा अपनी शांति को चुन लिया। और यही है इस हिस्से की आत्मा। माफ करना आसान नहीं होता लेकिन जरूरी होता है, ना इसलिए कि सामने वाला बदल गया बल्कि इसलिए कि आप अब और नहीं जलना चाहते। आप अब उस घाव को पकड़कर जीना नहीं चाहते। आप अब उड़ना चाहते हैं, और उड़ने के लिए आपको उस भार को छोड़ना होगा। पार्ट 3, फेसिंग ट्रिगर्स, इमोशनल फ्लैशबैक्स एंड सप्रेस्ड पेन। सच का सामना। जब पुराना दर्द वापस आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ठीक हो चुके हैं, कि हमने उस दर्द को पीछे छोड़ दिया है जिसने हमें तोड़ा था। हम सोचते हैं कि अब हम उस मेमोरी से ऊपर उठ चुके हैं, उस इंसान को माफ कर चुके हैं और उस कहानी को बंद कर चुके हैं जिसने हमें रुलाया था। लेकिन फिर अचानक कोई एक बात, कोई एक आवाज, कोई पुरानी फोटो या वो जानी पहचानी गंध, और वो सारी यादें, वो दर्द, वो गुस्सा फिर से उठ खड़ा होता है। यही है सच का सामना। यही है हीलिंग का सबसे मुश्किल पड़ाव, जब जख्म भरते नहीं बल्कि बार बार खुलते हैं और हम खुद से पूछते हैं, मैं फिर से यहां कैसे आ गया। लाइसा बताती हैं कि फॉरगिवनेस कोई लिनियर जर्नी नहीं होती। ये कोई सीधा रास्ता नहीं है जहां हम बस चलते जाएं और अंत में शांति पा जाए। नहीं, ये रास्ता गोल होता है, टेढ़ा होता है, कभी कभी पीछे ले जाता है, और यही बात कई लोगों को भ्रमित कर देती है। उन्हें लगता है कि अगर दर्द फिर से लौट आया तो शायद उनकी हीलिंग अधूरी थी। लेकिन लाइसा हमें बताती हैं कि ऐसा सोचना ही सबसे बड़ी भूल है। पुराना दर्द लौट आना इसका मतलब ये नहीं कि आपने माफी नहीं दी। इसका मतलब ये है कि आप इंसान हैं, और इंसान भावनाओं के एक सतत बहाव में जीता है। जब कोई पुराना जख्म फिर से दिखने लगे तो उस पर शर्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पल को पहचानने की जरूरत है कि आपका दिल अभी भी उस घाव को संभाल रहा है, उसकी परतें अभी भी धीरे धीरे खुल रही हैं। उस समय खुद पर दया करने की जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा जरूरत होती है खुद से सच्चे रहने की। लाइसा उन लम्हों को याद करती हैं जब उन्होंने सोचा था कि अब सब ठीक है, लेकिन फिर कोई एक दृश्य, कोई सोशल मीडिया पोस्ट या किसी और की जिंदगी में उस इंसान को खुश देख लेना, और उनके भीतर वही ज्वालामुखी फिर से जाग गया। लेकिन इस बार उन्होंने उस गुस्से को दबाया नहीं। उन्होंने उसे लिखा, जिया, महसूस किया और फिर से फॉरगिवनेस को चुना। उन्होंने माना कि माफी एक बार नहीं दी जाती, वो हर बार दी जाती है जब दिल में चोट दोबारा उभरती है। यहां एक सबसे बड़ी इमोशनल सच्चाई उभर कर आती है। माफ करना एक बार का एक्ट नहीं बल्कि बार बार का डिसीजन है, और हर बार जब आप माफी को चुनते हैं, आप खुद को और हल्का करते हैं और आजाद करते हैं उस बंधन से जो अतीत ने आप पर डाल रखा है। इस हिस्से में एक और गहरी बात सामने आती है। जब आप सच का सामना करते हैं तो आपको बहुत कुछ फिर से झेलना पड़ता है। आपको फिर से गुस्से के बीच बैठना पड़ता है, उन आंसुओं में उतरना पड़ता है जो आपको लगा था कि अब कभी नहीं बहेंगे। लेकिन इस बार फर्क होता है। इस बार आपके पास शब्द होते हैं, समझ होती है, और सबसे जरूरी वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस होती है जो आपको टूटने से रोकती है। लाइसा कहती हैं कि हीलिंग तब नहीं रुकती जब दर्द लौटता है, हीलिंग तब रुकती है जब आप उस दर्द को पहचानने से इनकार कर देते हैं। और यही इस भाग की गहराई है। सच का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन यह वही मोड़ होता है जहां से आप उस शांति की ओर बढ़ते हैं जो अब तक सिर्फ एक कल्पना थी। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि इमोशनल ट्रिगर्स को देखकर खुद को जज मत करो। उन्हें एक संकेत मानो कि अभी कुछ बाकी है और अभी तुम और गहराई से खुद को हील कर सकते हो।
ये आपके अंदर एक नई विनम्रता, एक नई शक्ति पैदा करता है और इसी से जन्म होता है उस इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का जो केवल सतह पर जीने से नहीं मिलती। तो अगर कभी वो पुराना दर्द फिर से सामने आ जाए तो खुद से यह मत पूछो कि मैं फिर वहीं क्यों लौट आया, बल्कि खुद से कहो मैं अब पहले से ज्यादा तैयार हूं इस दर्द को समझने और इसे छोड़ने के लिए। और फिर से धीरे से उस माफी को चुन लो, क्योंकि माफी देना एक बार का काम नहीं, माफी में जीना एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। पार्ट 4, द प्रोसेस ऑफ इमोशनल हीलिंग थ्रू स्मॉल इनर शिफ्ट्स। लीसा बताती हैं कि उन्होंने बहुत वक्त तक फॉरगिवनेस को एक इमोशनल एक्सपीरियंस की तरह देखा, जैसे किसी दिन अचानक भीतर से शांति आ जाएगी, दर्द गायब हो जाएगा और फिर वो माफ कर सकेंगी। लेकिन उन्होंने जो महसूस किया वो इस सोच से बिल्कुल उल्टा था। माफी अक्सर तब शुरू होती है जब हमारा दिल तैयार नहीं होता, लेकिन हमारा आत्मा कहती है अब बहुत हो गया, अब मुझे हल्का होना है। और यहीं से हीलिंग की असली शुरुआत होती है। हम सब चाहते हैं कि फॉरगिवनेस फील हो, कुछ डिवाइन सा महसूस हो, जैसे कोई मिरेकल। लेकिन सच्चाई ये है कि फॉरगिवनेस कभी भी फील नहीं होती, वो चूज की जाती है। और ये चुनाव करना आसान नहीं होता। हर फाइबर, हर इमोशन, हर थॉट आपके अंदर कहती है उसने मुझे दुख दिया, वो इसके लायक नहीं है। और आप बिल्कुल सही होते हैं। शायद वो इंसान माफी के लायक नहीं है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो लायक है या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप खुद को उस जहर से आजाद करना चाहते हैं जो आप हर रोज पी रहे हैं। लाइसा बताती हैं कि हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब हम अंदर से थक जाते हैं, दर्द से, गुस्से से, रुकावटों से और उस नफरत से जो हमें चैन से जीने नहीं देती। और उस थकावट के बाद जब हम माफी का रास्ता चुनते हैं तो वो रास्ता भले ही मुश्किल होता है, लेकिन वो वही रास्ता होता है जो हमें धीरे धीरे वापस खुद तक ले जाता है। वो उस दिन को याद करती हैं जब उन्होंने पहली बार ईश्वर के सामने प्रार्थना में कहा, मैं माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं करना चाहती हूं। और बस वही इच्छा, वो टाइनी स्पार्क, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत थी। उन्होंने महसूस किया कि फॉरगिवनेस कोई एक बार की घटना नहीं है। ये तो रोज सुबह उठकर कहना होता है, मैं फिर से चूज कर रही हूं माफी को, भले ही मेरे जज्बात इसके खिलाफ हों, फिर भी मैं इस डायरेक्शन में चलूंगी। इस हिस्से में हमें सिखाया जाता है कि फॉरगिवनेस एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन है। जैसे हम योग या प्रार्थना या हेल्थी हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं, वैसे ही हमें माफ करने का अभ्यास करना होता है। और हर बार जब हम उस अभ्यास में लौटते हैं तो हम अपने ही टूटे हुए हिस्सों को थोड़ा थोड़ा जोड़ने लगते हैं। लाइसा ने यह भी सीखा कि माफी का मतलब यह नहीं कि आपने जो झेला वो इनसिग्निफिकेंट था, बल्कि फॉरगिवनेस ये मानता है कि जो हुआ वो गलत था, डीपली पेनफुल था, लेकिन आप अब भी उस गलती के आगे एक बेहतर जिंदगी चुन सकते हैं। आप उसे डिफाइन करने की इजाजत नहीं देंगे। आप अपने घावों को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। इस भाग की सबसे पवित्र बात यह है कि फॉरगिवनेस कोई गलती नहीं मिटाता, वो बस आपकी आत्मा को यह कहने का हक देता है कि मैं इस बोझ के साथ और नहीं जी सकती। और जब आप ऐसा कह पाते हैं तब हीलिंग सच्चे मायनों में शुरू होती है। लाइसा समझती हैं कि माफ करना हर किसी के लिए अलग दिखता है। किसी के लिए इसका मतलब हो सकता है कि वो अब उस इंसान से दूरी बना ले, किसी के लिए इसका अर्थ हो सकता है कि वो उसी रिश्ते में बाउंड्रीज रीडिफाइन करे, और किसी के लिए इसका मतलब बस इतना हो सकता है कि अब वो उस इंसान की याद आते ही घुटेगा नहीं। अब वो उस दर्द से बात करेगा और कहेगा, मैं अब तुम्हारे नीचे दबा नहीं रहूंगा, मैं अब सांस लूंगा, मैं अब जीऊंगा। तो अगर आज आपके दिल में माफ करने की इच्छा नहीं भी है, फिर भी बस ये कहिए, शायद मैं आज माफ ना कर सकूं, लेकिन मैं हीलिंग के रास्ते पर चलना चाहता हूं। बस यहीं से सफर शुरू होता है, धीरे धीरे, थके हुए दिल से, लेकिन सच्चे इरादों के साथ। क्योंकि माफ करना कोई कहानी का अंत नहीं है, बल्कि वो पहली सच्ची शुरुआत होती है जब आप दोबारा जीना सीखते हैं, हल्के, आजाद और भीतर से शांति से भरे हुए। पार्ट 5, फॉरगिविंग व्हाइल प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ एंड रिक्लेमिंग योर वैल्यू। लाइसा बहुत ही ईमानदारी से स्वीकार करती हैं कि फॉरगिवनेस और ग्रेस के बीच एक महीन रेखा होती है, और उस रेखा के पार जाकर कई बार लोग अपने ही आत्मसम्मान को गिरवी रख देते हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने माफ करने का सफर शुरू किया तो उन्हें बार बार यही कहा गया, लव लाइक जीसस,
फॉरगिव अनकंडीशनली, शो ग्रेस। और यह सब सुनना तो सही लगता है, लेकिन जब कोई आपके आत्मसम्मान को बार बार कुचलता है, आपके ट्रस्ट को तोड़ता है और फिर भी आपसे अनकंडीशनल ग्रेस की अपेक्षा की जाती है, तो सवाल उठता है, क्या मैं इंसान नहीं हूं? यहीं से यह भाग एक गहराई से भरी सच्चाई को उजागर करता है कि माफी देना और सीमाएं बनाना एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। ग्रेस का अर्थ है हम किसी के लिए द्वेष नहीं पालते, हम उसके लिए भी शांति की कामना करते हैं। लेकिन बाउंड्रीज का अर्थ है हम यह तय करते हैं कि हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा शरीर दोबारा उसी जहर में नहीं डूबेगा। लाइसा बताती हैं कि फॉरगिवनेस देने के बाद भी उन्होंने बहुत समय तक इमोशनल अब्यूज सहा, क्योंकि उन्हें लगा कि बाउंड्रीज बनाना शायद असंवेदनशीलता होगी। लेकिन फिर उन्होंने सीखा ग्रेस दूसरों के लिए होती है, लेकिन बाउंड्रीज हमारे लिए, और ये दोनों साथ साथ हो सकते हैं। आप किसी को माफ करते हुए भी उससे दूर रह सकते हैं। आप किसी के लिए अच्छे भाव रखते हुए भी उसके टॉक्सिसिटी से खुद को बचा सकते हैं। इस भाग में लाइसा एक बहुत ही सशक्त उदाहरण देती है। जैसे अगर कोई बार बार आपके घर आकर उसे नुकसान पहुंचाए, तो क्या आप दरवाजा खोलते रहेंगे ये कहकर कि मैंने माफ कर दिया है? नहीं, आप माफ करके दरवाजा बंद करेंगे, ताला लगाएंगे और जरूरत हो तो अलार्म सिस्टम भी लगाएंगे। नफरत से नहीं, बल्कि समझदारी से। यही है इमोशनल बाउंड्रीज की परिभाषा। माफ करना यानी आप उस इंसान की गलती को अपने दिल से हटा रहे हैं, लेकिन बाउंड्रीज बनाना मतलब आप उस गलती को दोहराए जाने से रोक रहे हैं। ये कोई रिवेंज नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जो फॉरगिवनेस बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के आती है, वो खुद से बिट्रेयल बन जाती है। लाइसा बताती हैं कि फॉरगिवनेस उन्हें ईश्वर की तरह जीने की ओर ले गया, लेकिन बाउंड्रीज उन्हें एक इंसान के रूप में ग्राउंडेड रखती हैं। वो स्वीकार करती हैं कि कई बार उन्होंने ग्रेस की आड़ में अपने ऊपर जुल्म सहन किया, लेकिन फिर उन्होंने सीखा कि इवन जीसस वॉक्ड अवे। हर बार प्यार देना ये नहीं होता कि आप सब कुछ सह लें। सच्चा प्रेम वहां भी होता है जहां आप खुद से भी प्रेम करते हैं। इस हिस्से की सबसे गूंजती आवाज ये है, फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप दोबारा वही जिंदगी जीने लगें जो आपको तोड़ चुकी है। ग्रेस देने का अर्थ है आप उस बैगेज को छोड़ दें, लेकिन बाउंड्रीज बनाना यह तय करता है कि वो बैगेज फिर से आपके कंधों पर ना आए। तो अगर आज आप उस जगह पर खड़े हैं जहां आप माफ करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं आप फिर से उसी रिश्ते में ना फंस जाएं, तो जान लीजिए कि आपका डर सही है। और ये डर आपको सिखा सकता है कि कैसे ग्रेस के साथ डिग्निटी रखी जा सकती है, कैसे आप दिल को साफ रखते हुए दिमाग को मजबूत कर सकते हैं, और कैसे फॉरगिवनेस के साथ बाउंड्रीज को जीना आपके हीलिंग को और गहरा बनाता है। तो जब अगली बार आप कहें मैंने माफ किया, तो उसके साथ एक और वाक्य जोड़ें, और मैंने खुद के लिए सीमाएं तय की हैं, क्योंकि सच्चा हीलिंग तभी आता है जब आप अपने दिल को भी बचाते हैं और अपनी आत्मा को भी। पार्ट 6, कनेक्टिंग फेथ एंड डिवाइन विजडम इन द फॉरगिवनेस जर्नी। स्पिरिचुअल कनेक्शन। जब माफी एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाए। माफी तब सबसे मुश्किल होती है जब जख्म बहुत गहरे हों और वो इंसान जिसने हमें चोट दी हो अब भी मुस्कुराता हुआ दिखे, या हमारे दर्द की कोई कीमत ही न माने। उस समय फॉरगिवनेस सिर्फ एक अच्छा विचार लग सकता है, एक आइडियल, एक मॉरल ड्यूटी, लेकिन इंसान के भीतर से उठता हुआ इमोशन नहीं लगता। और यहीं से शुरू होती है माफी की स्पिरिचुअल जर्नी, जहां हम अपनी सामर्थ्य से आगे जाकर उस शक्ति का सहारा लेने लगते हैं जो हमसे बड़ी है, जो डिवाइन है। लाइसा टरकर्स्ट खुद इस मोड़ पर कई बार पहुंची जब वो कहती हैं, आई कांट फॉरगिव गॉड बट आई वांट टू। तो ये कोई कविता नहीं, ये एक टूटी आत्मा की सबसे सच्ची पुकार थी। और यही पुकार, यही सरेंडर उस हीलिंग की शुरुआत थी जिसे इंसानी हाथों से नहीं, ईश्वर के हाथों से लिखा जाना था। माफी का ये अध्याय हमें दिखाता है कि हम जब भीतर से हार मान लेते हैं, जब हम बार बार अपनी कोशिशों से थक जाते हैं और अंत में कह उठते हैं अब बस, तब ईश्वर धीरे से हमारे पास आता है। और अगर हम खुलकर कह सकें, भगवान मैं नहीं कर पा रही हूं लेकिन तू कर सकता है, तो वही क्षण होता है जब डिवाइन ग्रेस हमारी आत्मा में उतरती है। लाइसा अनुभव साझा करती हैं कि जब उन्होंने अपने दर्द को डिवाइन केयर में सौंप दिया, जब उन्होंने माफी को केवल अपना काम नहीं
बल्कि ईश्वर का काम मान लिया। तब उन्हें ऐसा हल्कापन महसूस हुआ जो उन्होंने सालों में कभी नहीं जाना था। अब वो जख्म किसी बोझ की तरह नहीं रहे, बल्कि एक रास्ता बन गए उस शक्ति की ओर जो अनकंडीशनल है, जो प्यार करती है और जो सच्चे दिलों को बदल सकती है। इस आध्यात्मिक जुड़ाव का अर्थ यह नहीं कि हमें एकदम परफेक्ट बन जाना है या हर रोज माफी के हाई वाइब्रेशन में जीना है। इसका मतलब यह है कि जब हम गिरें, जब हम फिर से क्रोध से भर जाएं, तब भी हम उसी डिवाइन शक्ति की ओर लौट जाएं, ये जानकर कि वहां पर हमें न तो शेम मिलेगा, न गिल्ट, बल्कि एक्सेप्टेंस मिलेगा और सहारा मिलेगा। फॉरगिवनेस की इस स्पिरिचुअल फॉर्म में हम सिर्फ अपने घावों को ईश्वर को नहीं सौंपते, बल्कि अपने न्याय का बोझ भी उतार देते हैं, क्योंकि इंसान न्याय चाहते हैं, बदला चाहते हैं, लेकिन आत्मा को शांति तभी मिलती है जब हम जान सकें कि अब न्याय करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। अब हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं। लाइसा बताती हैं कि जब उन्होंने अपने ऑफेंडर्स को ईश्वर पर छोड़ दिया, तब उनका मन पहली बार खुद को देखने लगा, खुद की देखभाल करने लगा। प्रार्थना केवल दूसरों के लिए नहीं, अब खुद के लिए भी होने लगी, और यह बदलाव बेहद शांत पर बहुत गहरा था। इस प्रक्रिया में जो एक और डिवाइन सच सामने आता है वो है स्पिरिचुअल फॉरगिवनेस डजंट इरेज मेमोरी, इट ट्रांसफॉर्म्स द मीनिंग ऑफ द मेमोरी। यानी वो घटना अब भी आपकी जिंदगी में है, लेकिन अब वो सिर्फ दर्द नहीं है, अब वो उस जगह की याद है जहां पर ईश्वर ने आपको थामा था। जब फॉरगिवनेस एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है तो वो आपको बदले में केवल शांति नहीं देती, वो आपको नया दृष्टिकोण, नया साहस और एक ऐसा इनर एंकर देती है जो हर तूफान में आपको थाम लेता है। तो अगर आप आज भी किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका दिल अभी भी कहता है मैं चाह कर भी नहीं कर सकता, तो खुद से बस इतना कहिए, भगवान तू मेरे जख्मों को छू और मेरी जगह तू माफ कर। फिर देखिए धीरे धीरे कैसे माफी आपके दिल से नहीं, आपकी आत्मा से बहने लगेगी, कैसे वो डिवाइन लाइट आपके भीतर वो जगह भर देगी जो अब तक सिर्फ घावों से भरी थी। और एक दिन जब आप मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा माफी आपकी ताकत नहीं थी, वो आपकी आध्यात्मिक आजादी थी। पार्ट 7, लेटिंग गो, गेनिंग इमोशनल फ्रीडम एंड स्टेपिंग इनटू योर न्यू सेल्फ। लाइसा इस भाग में जिस गहराई से क्लोजर की बात करती है वो बेहद सच्ची और इंसानी है। क्लोजर अक्सर हम दूसरों से मांगते हैं। हम चाहते हैं कि जिसने हमें दर्द दिया वो एक दिन आए, अफसोस जताए, आंसू बहाए और कहे मुझे समझ आ गया, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसा क्लोजर नहीं देती, और यहीं पर हमें अपना क्लोजर खुद देना पड़ता है, नफरत के बिना, बदले की भावना के बिना, बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए। लाइसा बताती हैं कि उन्होंने सालों तक उस एक सॉरी का इंतजार किया। वो हर बार सोचती थीं कि शायद अगली बार जब वो उस इंसान से मिलेंगी तो कुछ बदल जाएगा, लेकिन हर बार डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। और फिर एक दिन उन्होंने जाना, जिस क्लोजर का मैं इंतजार कर रही हूं शायद वो कभी नहीं आएगा, और अब मुझे आगे बढ़ने के लिए उसकी जरूरत भी नहीं है। यही था उनका मोक्ष, यहीं से उनका नया जीवन शुरू हुआ। यह भाग हमें सिखाता है कि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने सभी जवाबों की जरूरत नहीं होती, हमें बस यह समझने की जरूरत होती है कि जो कुछ हुआ वह अब बदल नहीं सकता, लेकिन हम बदल सकते हैं। हम अपने घावों को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे, हम उन्हें अपने जीवन का अंतिम अध्याय नहीं मानेंगे, बल्कि एक अध्याय के रूप में ही छोड़ देंगे और अगला पन्ना पलट देंगे। अब मैं आजाद हूं का मतलब यह नहीं कि दर्द गायब हो गया है, इसका मतलब यह है कि अब वह दर्द आपको नियंत्रित नहीं करता। अब वो उस कहानी का नायक नहीं है, अब आप हैं। अब वो जख्म आपकी शक्ति बन गया है, आपकी समझ बन गया है, और अब आप उस वर्जन में जी रहे हैं जो पीड़ा से नहीं, शांति और उद्देश्य से बना है। लाइसा ने अपने भीतर एक नई भाषा गढ़ी, एक ऐसी भाषा जो दोषारोपण नहीं करती, जो बार बार अतीत को नहीं दोहराती, बल्कि आज को पकड़ती है और कल की ओर उम्मीद से देखती है। उन्होंने खुद को अपनी ही नजरों में दोबारा उठाया, और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके भीतर से यह आवाज आई, अब मैं आजाद हूं। यह आजादी सिर्फ भावनात्मक नहीं थी, यह स्पिरिचुअल लिबरेशन थी। यह उस घुटन से आजादी थी जो उन्हें हर सुबह अपने जख्मों के साथ जगा देती थी। अब हर सुबह एक नई सांस थी, एक नई संभावना थी।
अब उनकी प्रार्थनाएं शिकायत नहीं थीं, अब वे कृतज्ञता थीं। लाइसा कहती हैं कि फॉरगिवनेस की सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि दूसरा इंसान बदल गया, बल्कि ये है कि आपने खुद को उस जहर में डूबने से बचा लिया। आपने खुद को चुन लिया, अपनी इनर पीस को चुन लिया, और अब आप उसी क्लैरिटी, उसी ग्रेस और उसी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह अंतिम भाग हमें यही सिखाता है कि क्लोजर कोई इवेंट नहीं होता, क्लोजर एक निर्णय होता है। मैं अब अपने घावों से परे जीना चाहता हूं। तो अगर आज भी आपके भीतर कोई अधूरी बात अटकी है, कोई न बोले गए शब्द, कोई बंधा हुआ आक्रोश, तो बस अपने दिल से कहिए, अब मैं उन्हें नहीं, खुद को चुन रहा हूं, और वही क्षण आपकी आजादी का आरंभ होगा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आंसू भी सूख चुके होते हैं और जवाब भी खत्म, जहां सिर्फ एक सवाल बचता है, अब आगे कैसे बढ़ूं। लाइसा टरकर्स्ट की यह किताब उस सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि आपके भीतर वो हिम्मत जगाती है जिससे आप खुद अपना जवाब बन जाते हैं। यह किताब आपको बताती है कि माफ करना आसान नहीं है, लेकिन माफी ही वो रास्ता है जो आपको टूटे हुए रिश्तों से, अधूरी कहानियों से और अपने ही बीते हुए दर्द से छुटकारा दिला सकता है। लाइसा की कहानी हमारी कहानी बन जाती है क्योंकि हम सभी ने कभी न कभी किसी ऐसे जख्म को सहा है जिसके लिए हमें माफी तो चाहिए थी, लेकिन शायद सामने वाले से नहीं, खुद से। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि आप दूसरों को माफ करके खुद को आजाद करते हैं। जब आप माफ करते हैं तो वो इंसान नहीं बदलता, आप बदलते हैं। आप हल्के हो जाते हैं, आप गहराई से मुस्कुराते हैं, और सबसे ज्यादा आप फिर से जीने की हिम्मत पाते हैं। ये किताब हमें वो भाषा देती है जिससे हम अपने भीतर के तूफान को शांति में बदल सकते हैं। ये किताब कहती है, तुम्हें क्लोजर की जरूरत नहीं है, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को चुनना है। तो अगर आप भी उस एक सॉरी का इंतजार कर रहे हैं, उस एक अफसोस, उस एक न्याय की तलाश में रुके हैं, तो जान लीजिए, आपकी आजादी किसी और के शब्दों पर नहीं टिकी है, वो आपके दिल के भीतर है। और जब आप कह देते हैं, बस अब और नहीं, मैं माफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं, तो वहीं से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। अब आप सिर्फ एक टूटी हुई कहानी नहीं है, अब आप एक उठ खड़ी हुई आत्मा हैं जो जख्मों के साथ भी चमक रही है, जो आंसुओं के बावजूद मुस्कुरा रही है और जो कह रही है, अब मैं आजाद हूं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इस आवाज में आपको अपना अक्स सुनाई दिया हो, तो बुकलिफ्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बुकलिफ्ट, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि अंदर कुछ बदल कर जाती हैं। मिलते हैं अगली किताब में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक खुद से प्यार कीजिए, माफ कीजिए और उड़ना मत भूलिए।